जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अभी तक आप इस चैप्टर से बखूबी परिचित हो चुके हैं। हर पहलू को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत ही अच्छे से नहीं, बहुत ही अच्छे से आपने समझ लिया है। मुझे आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं है। आपने जान लिया है कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था, पहले आम चुनाव को कराने में हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या है, ये सब आप समझ चुके हैं। इसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम चल रहे हैं समझने लोकतंत्र के उस पक्ष को जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है, जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। और वो पहलू क्या है? विपक्ष। देखो, विपक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है, नींव है लोकतंत्र की। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो इसका मतलब वहां लोकतंत्र नहीं है। स्वतंत्र विपक्ष का होना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से बिना पानी के खाना नहीं बन सकता, उसी प्रकार से बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं बन सकता। तो अब हम चल रहे हैं लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को समझने। यह जो काल था जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, उस समय हमारी विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति थी, इस चीज को हम चल रहे हैं समझने। हमने जान लिया कि कांग्रेस का एक छत्र शासन क्यों था, क्या था, कैसे था, क्यों उनका एक छत्र शासन था। फिर भी विपक्ष तो था ना भाई, तो वो कैसा विपक्ष था, इस चीज की हम चल रहे हैं आज चर्चा करने। और इसी के साथ आज यहां पर हम चैप्टर को समाप्त भी कर देंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक और समझते हैं कि क्या है आपकी विपक्षी पार्टियों का उद्भव की कहानी, इनका उदय कैसे हुआ आपके राष्ट्र की राजनीति में। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले ही आम चुनाव में हर निर्वाचन क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि कम से कम मौजूद थे। इसका मतलब विपक्ष था, दमदार विपक्ष था। और कांग्रेस ने पूरी की पूरी सीटें नहीं जीती थी। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 363 कितनी कितनी जीती है? 364 कितने में से? 489 में से। तो अब लगा दो आप, जो बची हुई सीटें हैं वो कौन जीता है? वो विपक्ष जीता है। वो कौन जीता है? विपक्ष। इसका मतलब विपक्ष पहले आम चुनाव से ही मौजूद था, पहला आम चुनाव से ही मौजूद था। आप ये देख लो, आप ये मैप देखो, इसमें आप देखो कितनी सारी विपक्षी पार्टियां जो जीती हुई हैं। तो इसका मतलब है कि पहले आम चुनाव से ही भारत में विपक्ष मौजूद था और विपक्षी पार्टियों का भी भारत की संसद में दबदबा मौजूद था। ऐसा नहीं है कि उनका दबदबा नहीं था। समझ में आई बात? इसका मतलब भारत के पहले आम चुनाव से ही हमें विपक्ष देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि भारत की जिस दिन से राजनीति स्टार्ट हुई है उसी दिन से भारत में विपक्ष मौजूद है। आपने पहले आम चुनाव का उदाहरण ही देख लिया। पहले आम चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस सारी सीटें नहीं जीती है। कांग्रेस 364 सीटें जीती है। कितने में से? 489 कितने में से? 489 में से। 489 में से। समझ में आई बात? 489 में से कितनी जीती है? 364। तो इसका मतलब विपक्ष मौजूद था पहले आम चुनाव से ही। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस दौर में भी भारत में विपक्षी पार्टियां थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी।
इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टी की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। आज जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वो 1950 की किसी न किसी विपक्षी पार्टी के ही पेड़ का फूल है। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है, भाजपा किसके पेड़ का फूल है? भाजपा किसके पेड़ का फूल है? भारतीय जनसंघ के पेड़ का फूल है। भारतीय जनसंघ से निकली है आपकी भारतीय जनता पार्टी। समझ में आई बात? तो भारतीय जनता पार्टी का पेड़ कब से लगा हुआ है? भारतीय जनसंघ के समय से। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई है? भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई है 1951 में। कब? 1951 में। और वास्तविक जड़ कौन है भाजपा की? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आपकी भाजपा का वास्तविक, भाजपा के जड़ कह सकते हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। और आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये याद रखना। आज की जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है ये 1950 में किस नाम से जानी जाती थी? भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। तो भाजपा आज की पार्टी नहीं है। भाजपा किस पेड़ का फूल है? भारतीय जनसंघ। तो आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो 1950 के किसी न किसी पेड़ का फूल है। नाम बदल गया है लेकिन आज भी वो उसी के कर कमलों पर चल रही है। भाजपा के भी वही सिद्धांत है जो भारतीय जनसंघ के सिद्धांत थे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनसंघ के ही पेड़ से निकला हुआ फूल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि आज जो भी विपक्षी पार्टियां मौजूद है भारत में, गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां, वो सभी की सभी 1950 की किसी ना किसी पार्टी 1950 की किसी ना किसी विपक्षी पार्टी से ही संबंध रखती है। समझ में आई बात? तो आपके पहले आम चुनाव से ही भारत में विपक्ष मौजूद था और बहुत ही तगड़ा विपक्ष मौजूद था। छोटा मोटा नहीं, तगड़ा विपक्ष। और अब आप ये देखो कि कांग्रेस कितना लोकतंत्र का सम्मान करती थी। नेहरू कितना लोकतंत्र का सम्मान करते थे कि उन्होंने कभी विपक्ष को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की, उनके खिलाफ ईडी छोड़ने की कोशिश नहीं की, ईडी सीबीआई से उन्हें जेल में ठूंसने की कोशिश नहीं की। वो कितना लोकतंत्र का सम्मान करते थे। आप ये भी तो देखो, उनकी पार्टी का एक छत्र देश पर राज था, फिर भी उन्होंने विपक्ष को कभी कुचलने का प्रयास नहीं किया। यह होता है ताकतवर होने का प्रतीक। कि ताकतवर होने का अर्थ है कि आप सबको क्या दें? शरण दें, सबको कुचलना दें। कुचलने वाला ताकतवर नहीं होता, कुचलने वाला कायर होता है। जो संरक्षण प्रदान करे वो ताकतवर होता है। बरगद क्या करता है? बरगद सबको क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है, सबको छांव देने का काम करता है, किसी को बर्बाद करने का काम नहीं करता बरगद। इसीलिए बरगद इतनी लंबी आयु तक जीता है। समझ में आई बात? तो आप इस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको कि कांग्रेस उस समय इतनी ताकतवर होते हुए भी उसने विपक्षी पार्टियों को कभी क्रैश करने की कोशिश नहीं की, जो आज किया जा रहा है। आज क्या किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का और उन्हें भंग करने की कोशिश की जाती है। किसके माध्यम से? सरकारी एजेंसियों के माध्यम से। ईडी सीबीआई, अब देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो कि कैसे पार्टियों को तोड़ दिया जा रहा है। अभी आप महाराष्ट्र में देख लो, आप कहीं भी देख लो, भारत के कोने कोने में आप देख सकते हो कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी पार्टी है वो किस प्रकार से राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र में जो राजनीतिक दल है उनको तोड़ने का काम कर रही है। समझ में आई बात? 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया।
फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेसी पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुनिश्चित आलोचना की। इन आलोचना के सिद्धांतों पर का बल होता था विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखना और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने, सुनना ध्यान से, अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म की निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। आज देख लो आप, विपक्षी नेता एक दूसरे को पनौती, शैतान, क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं। आज की राजनीति देखो, आज की राजनीति में विपक्ष पक्ष का कोई सम्मान ही नहीं करता, कोई किसी का सम्मान ही नहीं करता। मतलब आज की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें लोग उतरने से पहले सोचते हैं भैया कपड़े गंदे हो जाएंगे, उतरने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस समय की राजनीति आप देखो, उस समय की राजनीति में विपक्षी दल के नेता अगर उनके अंदर कार्य कुशलता है तो उस समय का जो प्रधान नेता होता था उनको भी अपनी सरकार में शामिल करने की हिम्मत रखता था। अब देखिए, अंतरिम सरकार में नेहरू जी ने अपने सबसे बड़े विरोधी अंबेडकर को भी शामिल किया और अपने सबसे वैचारिक विरोधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल किया। अब देखिए, इस चीज को चाहते तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि भारत को गढ़ना था और भारत को गढ़ने के लिए भारत के सबसे सुंदर फूलों को एक साथ करना बहुत जरूरी था। जब तक अच्छे फूल नहीं लगेंगे माला में, तब तक माला सुगंधित नहीं होगी। तो इसीलिए नेहरू ने अपनी अंतरिम सरकार में अपने सबसे बड़े विरोधी अंबेडकर को भी शामिल किया, अपने सबसे बड़े विरोधी, वैचारिक विरोधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया और भारत के सबसे गांधी प्रिय, गांधी के रास्ते पर चलने वाले जयप्रकाश नारायण को भी शामिल किया। तो ये उनकी देखिए आप, और उस समय सब एक दूसरे से राजनीतिक विरोध रखते थे लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं रखते थे। कोई किसी को गाली नहीं देता था, कटाक्ष होते थे, वैचारिक कटाक्ष होते थे, लेकिन वैचारिक कटाक्ष में अभद्र भाषा नहीं होती थी। भाषा की एक मर्यादा होती थी। और आज आप देखिए, प्रधानमंत्री भी उसी कीचड़ में उतर गए हैं। भाषा, वो भी भाषा की कोई मर्यादा नहीं रखते और विपक्ष भी भाषा की कोई मर्यादा नहीं रखता। दोनों ही भाषा की मर्यादा नहीं रखते। वो भी किसी नेता को शूर्पणखा बताते हैं तो उनको भी कोई पनौती बता देता है। वो भी किसी को शूर्पणखा कहते हैं, संबोधित करते हैं कि ये शूर्पणखा जैसी है, इनकी हंसी तो शूर्पणखा जैसी है। तो उनको भी विपक्ष क्या कहता है, पनौती है ये तो ये है भाषा की मर्यादा आज के टाइम पर। देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद का दायित्व रखने वाला व्यक्ति किसी महिला को क्या बोल रहा है, उसकी हंसी को क्या बोल रहा है, शूर्पणखा जैसी हंसी। तो विपक्ष भी उन्हें क्या बोल रहा है, पनौती। ये है आज के टाइम की भाषा की मर्यादा। सोशल मीडिया से भी तो बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है, ये सच है। एडिट कर देते हैं उनके वो बयान,
बहुत कुछ हो रहा है आज के टाइम पे। कर कौन रहा है? उन्हीं की पार्टी की, दोनों ही पार्टियों के क्या आईटी सेल कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? आईटी सेल को आदेश कौन दे रहा है? अभी तो देखो ना, आईटी सेल को आदेश कौन दे रहा है? करवा कौन रहा है? नेताजी तो करवा रहे हैं ना, दोनों पार्टियों के नेता करवा रहे हैं। मीडिया को भी खरीद लेते हैं, उनसे करवाते हैं। आप भी देख रहे हो ये चीजें, तो मीडिया भी बिकी हुई है। किसी को किसी की बुराई करने के चक्कर में वो पता नहीं कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करते जो हुए ही नहीं है। चित्रा त्रिपाठी बताती हैं कि नेहरू जी ने माफी मांगी। अरे उन्होंने तो कभी माफी ही नहीं मांगी। और वो वीर सावरकर, अपने नाम के आगे वीर लगाने वाले व्यक्ति को वीर बताया जाता है यहाँ पर, जिन्होंने 6 बार माफीनामे प्रस्तुत किए हैं अंग्रेज सरकार को जेल से आजाद होने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे देश में ना। पता है क्या हो रहा है आज के टाइम पे? सही को गलत करने की कोशिश की जा रही है और गलत को सही करने की कोशिश की जा रही है। किसके माध्यम से? गलत इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जो कि कभी हो नहीं सकता, जो कभी नहीं हो सकता। अगर भारत का बच्चा पढ़ता रहेगा, सच्चा ज्ञान पढ़ता रहेगा, तो कभी बदलेगा नहीं। और राम कभी झूठ के पक्ष में नहीं थे, राम सत्य के पक्ष में थे। इसीलिए रावण से कम विद्वान और कम शक्तिशाली होते हुए भी जीत गए थे। क्यों? क्योंकि वो किसके पक्ष में थे? सत्य के पक्ष में थे। सत्य में अपने अंदर एक ताकत खुद ब खुद है, खुद ब खुद उसके अंदर एक ताकत है। आगे सुनो। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि कांग्रेस एक सतरंगी छाते के समान थी। कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन थी। जैसे जैसे उसका ये स्वरूप घटता गया, वैसे वैसे विपक्षी दलों को महत्व मिलने लगा। वैसे ही विपक्षी दलों को महत्व मिलने लगा। आपने अपने चरित्र को बदलना स्टार्ट किया तो दूसरों ने उस चरित्र को ग्रहण करना स्टार्ट किया, जिसके कारण उन्हें महत्व मिलना स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात? तो आगे के अध्याय में इन्हीं विषयों को गंभीर तौर पर बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे और चर्चा करेंगे। समझ में आई बात? तो आपने ये समझा, इस चैप्टर में आपने ये समझ लिया कि राजनीति, जो प्रारंभिक राजनीति थी, वो सम्मान और राष्ट्र के हित के लिए थी। आज की राजनीति नहीं है। आज की राजनीति का मूल उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्ति। और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए आज के नेता तैयार हैं, गलत फैक्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। और हमारी जनता इतनी महान है कि वो उन फैक्टों को चेक करने की भी कोशिश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पढ़ने का समय ही नहीं है। सिर्फ रील देखने का, सिर्फ व्हाट्सएप पर वीडियोस देखने का टाइम है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं है। और जब पढ़ेगा ही नहीं तो सही फैक्ट और गलत फैक्ट में अंतर कैसे कर पाएगा? समझ नहीं बात? गलत और सही में अंतर वो ही कर सकता है जो किताबें पढ़ रहा है, जो भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों की विचारधारा को समझ रहा है और पढ़ रहा है। देखो, ये किताब भी जिस व्यक्ति ने लिखी होगी ना, उसने इस किताब को अपनी विचारधारा के अनुसार लिखा होगा। इसमें उस व्यक्ति की विचारधारा निहित होगी। आप जो लिखोगे आपकी विचारधारा के अनुसार होगी, ये जो लिखेंगे इनकी विचारधारा के अनुसार होगी। जो किताबें लिखी जाती हैं वो एक व्यक्ति की विचारधारा के अनुसार लिखी जाती हैं। समझ में आई बात? तो
आप ये जानो कि आप जब किताब पढ़ रहे हो तो एक व्यक्ति के विचार को पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? विचार को पढ़ रहे हो। आप उसे अपने अनुसार एनालाइज करो, फिर उसको उसके अनुसार उसे पढ़ने के बाद अपनी विचार के अनुसार उस चीज को समझो। ये जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि आप अपनी विचारधारा को बना सको, बर्बाद ना करो, बनाने के काबिल हो, सोचने के काबिल बनो। आज की राजनीति में और कल की राजनीति में कितना फर्क है? आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज की विपक्षी पार्टियों में और उस समय की विपक्षी पार्टियों में क्या अंतर था? आज के पक्ष में और उस समय के पक्ष में क्या अंतर था? आप बता सकते हो? आज का पक्ष सत्ता प्रेमी है और उस समय का पक्ष राष्ट्र प्रेमी था। ये मूल अंतर है। उस समय के पक्ष ने कभी भी विपक्षी पार्टियों को कुचलने का प्रयास नहीं किया। उस समय के पक्ष ने कभी भी विपक्षी पार्टियों पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। हम सब जानते हैं इस बात को कि हर पार्टी में करप्शन है, तो आप अपनी पार्टी के करप्शन को क्यों नहीं कर रहे हो टैकल? मैं मान रहा हूं आप विपक्ष के आप करप्शन को कुरेद रहे हो, लेकिन अपने भी पार्टी के करप्शन को कुरेदो ना। आप 10 साल में, आपकी पार्टी ने 10 साल में 1400 करोड़ कैसे बना लिए भाई? इसके पीछे का भी तथ्य बताओ ना। कैसे मिल गए आपको इतने पैसे? कहां से आ गए? कौन सी खदान में कूद गए पैसे की? हम जनता को भी तो बताओ, बताओ भाई, जनता को भी बताओ। आपके पैसे कैसे 3 गुना हो गए? कैसे हुए? बताओ इस चीज को। कैसे आपके पैसे 3 गुना हो गए हैं? बताओ ना जनता को भाई। आपकी पार्टी के पास इतने सारे संसाधन, इतने अच्छे अच्छे कार्यालय कैसे आ रहे हैं? इस चीज का तथ्य दो ना। और उस समय की पार्टियां देश को बनाने पे पैसा खर्च करती थी, ना कि अपने कार्यालयों को बनाने पे पैसा खर्च करती थी। समझ रहे बात? इस चीज को समझो आप। हमारे देश की जनता इस चीज को नहीं समझती, क्योंकि हमारी देश की जनता आज के टाइम पर स्वार्थी हो गई है। क्या हो गई है? स्वार्थी। अपना हित जिससे सधता है, छोड़ो राष्ट्र हित, सिर्फ अपना हित। आज हमारी जनता कैसी है? स्वयं का हित देखती है, राष्ट्र का हित उस नहीं देखती। उसे राष्ट्र के हित से कोई मतलब नहीं है। ये बात आप समझें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें। उस समय के विपक्ष को देखो, विपक्ष भी क्या सवाल करता था, और वाजिब सवाल, वाजिब सवाल। आज के विपक्ष में वाजिब सवाल करने की क्षमता ही नहीं है, वाजिब सवाल ही नहीं हो पाते उससे। वाजिब सवाल करें आप, समझ में आई बात? आप जिस दिन वाजिब सवाल करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप जनता के हृदय में उतर जाएंगे अपने आप। आपको जनता के हृदय में उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उतर जाएंगे। और विपक्षी नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि उन्हें जनता की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और आज हमारी जनता को भी समझना चाहिए कि नेता वो होता है जो हमारे मुद्दों को उठाए। नेता वो नहीं होता जो गाली गलौज करके सिर्फ जनता को आकर्षित करना सीख पाए। वो नेता नहीं है। चिल्लाने से कोई नेता नहीं बनता, वास्तविक बात करने से नेता बनता है। जो समस्याओं को उठाए और समस्याओं के समाधान के लिए काम करे, वो है नेता। हमें भी तो समझना पड़ेगा। हम उसे नेता मान बैठते हैं जो चिल्ला रहा है, जो गाली दे रहा है, हम उसे नेता मान बैठते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम अनपढ़ों को नेता मान लेते हैं और पढ़े लिखों को चूतिया मान लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समझ में आई बात? हम अनपढ़ों को तो नेता मान लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखों को मूर्ख मान लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है भाई, किसी और का नहीं है। और आप उस समय के नेताओं की लिस्ट निकाल लो, उनकी क्वालिफिकेशन देख लो, आप अपने मुंह पे ना 10 बार पानी मारोगे कि ये मैंने क्या देख लिया। उस समय के नेता कितने क्वालिफाइड थे। अम्बेडकर की डिग्री उठाओ, पता चल जाएगा आपको उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। आजकल कोई नेता उन्हें कंपीट नहीं कर सकता।
समझ में आई बात? 2 विषयों में उनके पास डॉक्टरेट थी, 2 विषयों में, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में सबसे हार्ड। और कहां से पढ़े थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वो। समझ में आई बात? अमेरिका और ब्रिटेन से पढ़े थे वो। ये देखो आप, गांधी को देखो आप, कितने बड़े वो लॉयर थे वो। साउथ अफ्रीका में जो भारतीय जनता थी वो उनके आगे अपना सर झुकाती थी, सर। आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो गांधी को। और गांधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है नहीं भाई, वहां गांधी जी की बड़ाई होगी नहीं। क्योंकि अगर आप गांधी के रास्ते पे चले जाओगे तो धर्म के नाम पर वोट थोड़ी ना दोगे, फिर तो विकास के नाम पे वोट दोगे ना। और विकास तो कर ही नहीं पाती हमारे देश की पार्टियां। तो विकास का मुद्दा लेकर कैसे उतरेगी? और जो पार्टियां विकास का मुद्दा लेकर उतरती हैं, खत्म कर दी जाती हैं वो पार्टियां ही। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें समझने की है। आप राजनीति पढ़ रहे हो, आप कोई ना आप पढ़ रहे हो, ना आप विज्ञान पढ़ रहे हो, ना गणित पढ़ रहे हो, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये समाज है। आप जितना समाज को एनालाइज करोगे, जितना समाज को समझने की कोशिश करोगे, उतनी ही आप राजनीति को समझ पाओगे। और जितना आप राजनीति को समझ पाओगे, उतने ही आप राजनीतिक पार्टियों की चालों को समझ पाओगे। और जब आप राजनीतिक पार्टियों की चालें समझना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप सही वोट कर पाओगे। सही वोट करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चालें समझना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? लड़ती है सेना और फायदा कौन उठाता है? राजनीतिक पार्टियां। मरती है सेना और उसका फायदा कौन उठाता है? राजनीतिक पार्टियां। क्या ये सही है? सेना का वोट, सेना के नाम पर वोट मांगना क्या सही है? आप बताओ। क्या नेता मर रहा है? नेता मर रहा है? मर कौन रहा है? सैनिक मर रहा है। तो उसके नाम पर वोट मांगना कहां से सही है? आप गए हैं लड़ने, वहां पर आप लड़ने गए हैं, तो फिर किस बात के लिए आप उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं? क्या ये सही है? कदापि नहीं। फिर भी हमारे देश में ऐसी चीजें होती हैं। अब हम अगले अध्याय में भारत की आर्थिक विकास यात्रा पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है? राजनीतिक विकास यात्रा। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्र निर्माण की यात्रा पढ़ा था। अब हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आर्थिक विकास की यात्रा। देश की बैकबोन को समझेंगे। देश की बैकबोन क्या होता है? पैसा। जितना देश पैसा कमाएगा उतना ही देश आगे बढ़ता जाएगा। तो वो समझेंगे हम अगले चैप्टर में। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।